अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वैसनवर है और रेड स्पॉट बायोलॉजी में हम टॉपिक 1D डिस्कस कर रहे हैं, सेल एंड न्यूक्लियर डिवीजन। इसके अराउंड 50 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं, तकरीबन 21 के करीब क्वेश्चंस हैं, उनकी बात कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 51 है, एट विच स्टेज ऑफ माइटोसिस डू दीज इवेंट्स अकर। माइटोसिस की बात हो रही है, इवेंट्स दिए हुए हैं 3 और उसके बाद फेजेस के नाम दिए हुए हैं। तो पहला जो इवेंट दिया हुआ है वो है स्पाइरलाइजेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ डीएनए, यानी जो डीएनए है या क्रोमोसोम है उसका कंडेंस होकर छोटा होना। नंबर 2, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स डाउन, न्यूक्लियर की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो ब्रेक हो रही है। एंड नंबर 3, सेंट्रोमेयर्स जो हैं वो सेपरेट हो रहे हैं। नाउ इफ़ यू नो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब वो होती है, ब्रेक होती है, तो वो होती है हमारे पास प्रोफेज के अंदर। ठीक है, प्रोफेज और प्रोफेज, ये दो जगह पर प्रोफेज दिया हुआ है यहाँ पे, ये दो जगह पर प्रोफेज दिया हुआ है यहाँ पे। कहाँ गया? हाँ, दो जगह पर प्रोफेज दिया हुआ है। तो ये वो वक्त होता है कि जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जब प्रोफेज एंड हो रहा होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना वो ब्रेक होती है, ताकि क्रोमोसोम जो है वो बाहर आ सके। क्यों? क्योंकि उनको पकड़ने वाले जो होते हैं, जिन्हें आप सेंट्रियोल्स कहते हैं, जो कि स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद जब ये इन्हें आकर पकड़ लेते हैं तो सेंट्रोमेयर से पकड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद वो उन्हें बिल्कुल सेंटर में ले आते हैं, जिसे आप कहते हैं मेटाफेज। मेटाफेज के बाद ये खींचना शुरू करते हैं। तो एनाफेज वो वक्त होता है जिसमें सेंट्रोमेयर ब्रेक होता है। ये हमारे पास दो क्रोमैटिड्स हैं जो कि सेंट्रोमेयर से अटैच हैं। ये सेंट्रोमेयर टूटेगा तो ये और ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो एनाफेज वो वक्त होता है कि जिसके अंदर सेंट्रोमेयर स्प्लिटिंग होती है और क्रोमैटिड एक दूसरे से दूर जाना शुरू होता है। तो न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन हो रहा है प्रोफेज के अंदर, सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो रहा है एनाफेज के अंदर। स्पाइरलाइजेशन और कंडेंसेशन जो है ये अगर आपको नहीं भी पता तो ये होती है प्रोफेज के अंदर। क्योंकि प्रोफेज वो वक्त होता है जब प्रोफेज स्टार्ट होता है तो क्रोमोसोम बहुत बारीक बारीक और नेटवर्क की फॉर्म में नजर आ रहे होते हैं। उसके बाद जब प्रोफेज एंड हो रहा होता है तो क्रोमोसोम थिक हो चुके होते हैं, कंडेंस हो चुके होते हैं और इंडिविजुअली नजर आने लगते हैं हमें। तो ये कंडेंसेशन कहलाती है, स्पाइरलाइजेशन कहलाती है। ये प्रोफेज के अंदर ही होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, इन द फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 8। तो इन्होंने डिप्लॉयड नंबर बता दिया। इन द एब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर और म्यूटेशन हाउ मेनी जेनेटिकली यूनिक काइंड्स ऑफ गैमेट्स माइट बी फॉर्म। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। देखें, अगर क्रोमोसोम का नंबर टोटली 8 है तो जब मियोसिस होता है तो मियोसिस के नतीजे में क्रोमोसोम का नंबर जो एक गैमेट के अंदर जाता है वो हाफ जाता है। तो एक गैमेट के अंदर जा रहे हैं 4। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था n के ऊपर r। तो ये जो n है ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम है जो कि एक सेल के अंदर जा रहे हैं, तो ये हो गया 4। मियोसिस जब होता है तो मियोसिस 1 जो होता है उसके नतीजे में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। सॉरी, मियोसिस 1 जो होता है उसके नतीजे में 2 सेल बनते हैं, जो कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो रहा है तो वो मियोसिस 1 में होता है। तो मियोसिस 1 में 2 सेल बनते हैं, तो नंबर ऑफ सेल जो है ना वो आप यहाँ लिखेंगे। तो 4 × 4 जो है ना ये आंसर बनता है 16। तो अगर किसी के पास 8 क्रोमोसोम हैं और उनके ऊपर 8 डिफरेंट अलीज लगी हुई हैं और वो जो है बेसिकली करना चाह रहे हैं, कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहे हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहे हैं, तो देयर आर 16 कॉम्बिनेशंस जो कि प्रोड्यूस हो सकते हैं विदाउट क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्योंकि एक है हमारे पास कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी और कैपिटल डी, स्मॉल डी। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो बन सकते हैं, तकरीबन 16 के करीब कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी चला गया। ठीक है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल डी चला गया। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं जो कि बन सकते हैं इसके अंदर। Now the diagram shows a dividing nucleus containing 2 pairs of homologous chromosome। तो ये हमारे पास एक सेल है और ये हमें दिखा रहा है, इसके अंदर हमें नजर आ रहे हैं 2 pairs of homologous chromosome, यानी 4 जो है ना homologous chromosome हमें नजर आ रहे हैं। ये और ये homologous हैं। ठीक है, सॉरी, ये जो है ना ये पूरा, ये एक homologous chromosome की 2 कॉपीज़ हैं और ये दूसरा homologous chromosome है, यानी ये दोनों एक ही homologous chromosome की 2 कॉपीज़ हैं और ये इनके 2 क्रोमैटिड्स हैं। यानी ये इस हालत के अंदर थे, ये एक homologous chromosome की 2 कॉपीज़ और ये दूसरा homologous chromosome इसकी 2 कॉपीज़। इन्होंने पूछा क्या है, विच फेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन इज रिप्रेजेंटेड। अच्छा, अब अगर आप गौर करें तो हमें नज़र आ रहा है कि ये सेल है ऊपर वाला बन रहा है और ये सेल नीचे वाला बन रहा है। अब मुझे नज़र आ रहा है कि इसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम की ये एक कॉपी और उसी होमोलोगस क्रोमोसोम की ये दूसरी कॉपी मुझे जाती हुई नज़र आ रही है। कभी भी ऐसा मियोसिस के अंदर नहीं होता कि एक ही सेल के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम की 2 कॉपीज़ जाती हुई नज़र आए। अगर ये मियोसिस होता तो ये वाले नहीं नज़र आते।
खाली अगर ये नज़र आता ना तो मैं कहता हाँ ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम की एक कॉपी इधर जा रही है और एक कॉपी इधर जा रही है, इसकी भी एक कॉपी इधर जा रही है, एक कॉपी इधर जा रही है, लेकिन यहाँ पर मुझे दो कॉपीज़ एक तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। इसका मतलब ये क्या है, ये मियोसिस नहीं हो सकता। ये कौन सा प्रोसेस है, ये माइटोसिस है। ये माइटोसिस का एनाफेज है। एनाफेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सेपरेशन हो रही है, तो मेटाफेज नहीं हो सकता। तो एनाफेज भी किसका है, ये एनाफेज माइटोसिस का है। अगर आपको सिर्फ यही पता होता तो आप ये दो तो रूल आउट कर लेते। एनाफेज 2 भी हो सकता था मियोसिस का, लेकिन मैंने बताया कि उसके अंदर आपको 2 होमोलोगस क्रोमोसोम एक तरफ जाते हुए नजर नहीं आते। कौन से होमोलोगस क्रोमोसोम, जिनकी लेंथ एक जैसी है। नाउ ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ मियोसिस डू सेंट्रोमेयर्स डिवाइड। अब ये जो सेंट्रोमेयर की डिवीजन है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा इख्तिलाफ है। कहीं पर बुक के अंदर अगर आप देखेंगे तो मेटाफेज दिया हुआ है, गूगल पे आप सर्च करेंगे तो एनाफेज दिया हुआ है कि एनाफेज ही वो वक्त होता है जिसमें सेंट्रोमेयर भी डिवाइड होता है और जो क्रोमैटिड्स हैं एक दूसरे से दूर जाना भी शुरू होता है। अच्छा, जो सेंट्रोमेयर है ना वो तब डिवाइड होता है जब क्रोमैटिड्स अलग होते हैं। तो ये हमारे पास एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड हैं, ये जुड़े हुए हैं सेंट्रोमेयर से। तो सेंट्रोमेयर तब डिवाइड होगा जब क्रोमैटिड अलग होंगे। क्रोमैटिड, अच्छा यहाँ पर चूंकि मियोसिस की बात हो रही है तो मियोसिस में 2 डिवीजन होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। जो मियोसिस 1 होता है ना उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होते हैं। तो जिसके साथ भी 1 लिखा हुआ है ना वो आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 1 जब मियोसिस 1 होता है तो उसमें क्रोमैटिड्स की सेपरेशन नहीं होती, तो सेंट्रोमेयर डिवाइड नहीं होता। ये कब होगा, ये मियोसिस 2 के अंदर होगा। मियोसिस 2 के प्रोफेज में तो होता नहीं है, तो या तो मेटाफेज में होगा या एनाफेज में होगा। यहाँ पर एनाफेज दिया हुआ नहीं है, तो मेटाफेज 2 इज द करेक्ट आंसर। मेटाफेज 2 जब होगा तो ये बीच से टूटेगा और एक क्रोमैटिड अलग और दूसरा क्रोमैटिड अलग हो जाएगा। Now the diagram shows the uncoiling and coiling that might take place between the homologous region of 2 double helical nucleic acid molecule। तो ये हमारे पास 2 डीएनए के या 2 क्रोमैटिन के मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, पहले अनकॉइलिंग हुई है, यहाँ से ये अनकॉइल हुआ है, फिर कॉइलिंग हुई है, फिर दोबारा से अनकॉइल होकर अपने पास जुड़ जाएगा। ना व्हाट डू द डायग्राम रिप्रेजेंट, तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है जिससे आप कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के अंदर क्या होता है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम अपने पार्ट्स जो है ना वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। तो ये यहाँ से ब्रेक हुआ, ये इसके अनाउंस लिपटेगा, कुछ पार्ट्स एक्सचेंज होंगे, फिर ये वापस अपनी औकात में आ जाएगा। तो इससे वेरिएशंस आते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। इफ द न्यूक्लियस ऑफ अ ह्यूमन मोटर न्यूरॉन कंटेन्स 6.8 पिकोग्राम्स ऑफ डीएनए, कुछ भी समझ लें आप, ठीक है, पिकोग्राम्स को छोड़ दें, 6.8 किलो समझ लें आप आसानी करने के लिए। तकरीबन इसे 7 कर लें, 7 किलो जो है ना वो डीएनए इसके अंदर मौजूद है। नाउ व्हाट मास ऑफ डीएनए इज the nucleus of an actively dividing human skin cell likely to contain at the end of interphase। Now this is a very interesting question। इन्होंने न्यूरॉन का जो वो बनाया है, जो कंपैरिजन दिया हुआ है वो स्किन सेल से दिया हुआ है। देखें, जिसको भी पता है कि हमारे सारे सेल सोमैटिक सेल से, हमारे जितने भी सोमैटिक सेल हैं वो जाइगोट से बनते हैं, और जाइगोट से ये जो सेल बनते हैं ये माइटोसिस के नतीजे में बनते हैं। तो सबके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाते हैं वो सेम जाते हैं। तो अगर इंसान के मोटर न्यूरॉन के अंदर मैं कह रहा हूँ 7 किलो डीएनए है, तो इंसान के हार्ट के अंदर, हार्ट के सेल के अंदर भी 7 किलो डीएनए होगा। ये 7 किलो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि किलोग्राम आपको पता है। तो इंसान के जो हार्ट के सेल हैं उसके अंदर भी इतना ही होगा, जो स्किन के सेल हैं उसके अंदर भी इतना ही होगा। तो फॉरन बच्चा लगाएगा 6.8 पिकोग्राम ऑफ द डीएनए। बट दिस इज़ नॉट द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक कंडीशन बताई है, जो न्यूरॉन्स हैं वो तो डिवाइड नहीं हो रहे, लेकिन ये जो स्किन का सेल है वो है एक्टिवली डिवाइडिंग। जब सेल डिवाइड होता है तो सेल के डिवाइड होने से पहले एक वक्त आता है जिसे हम कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस वो वक्त होता है कि जिसके अंदर जो डीएनए है वो अपनी कॉपी बनाता है, और हर क्रोमोसोम जो है ना वो अपनी कॉपी बनाता है, तो डीएनए का कंटेंट डबल हो जाता है। तो अगर इसके अंदर 6.8 पिकोग्राम्स हैं और ये इंटरफेस से गुजरेगा, तो इंटरफेस से गुजरने के बाद इसका जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा। तो 6.8 को आप मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो ये बनेगा तकरीबन 13.6 पिकोग्राम। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। Now the sorrel plant, it's a type of plant। Rumex acetosa is a flowering plant with separate sexes। ठीक है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, यानी एक फ्लावर ऐसा होता है जिसमें एंड्रोशियम होता है और एक वो होता है जिसमें गाइनोशियम होता है। Now the diagram below is an outline of its life cycle including the sex chromosome of the adults। तो ये हमारे पास एडल्ट है, ठीक है, ये एक मेल प्लांट है जो जिसके अंदर XY क्रोमोसोम है, और ये फीमेल प्लांट है जिसके अंदर XX क्रोमोसोम है। ठीक है जी। अच्छा, इसने प्रोड्यूस किया है क्या? अच्छा, ये पेरेंट का जीनोटाइप बताया हुआ है। उसके बाद इसने प्रोड्यूस किया वन को क्या कहा गया है? वन है पॉलन, जो कि माइक्रोस्पोर है, पॉलन माइक्रोस्पोर। आपको पता है कि इसका एक स्पोरोफाइट होता है, प्लांट्स का एक गेमेटोफाइट होता है। स्पोरोफाइट का काम होता है स्पोर बनाना, तो ये बेसिकली वो स्पोर बनाया है। एक छोटा स्पोर है माइक्रोस्पोर और एक बड़ा स्पोर है जो मेगास्पोर है, फीमेल में बनता है, और माइक्रोस्पोर मेल में बनता है।
तो 2 जो है ना ये मेगास्पोर है। उसके बाद क्या हो रहा है, माइक्रोस्पोर आगे जाकर बना रहा है मेल गैमेट, जो 3 है वो मेल गैमेट है, और मेगास्पोर आगे जाकर बना रहा है फीमेल गैमेट, जो 4 है वो फीमेल गैमेट है। जब ये दोनों फ्यूज होंगे तो जाइगोट बनेगा और जाइगोट के बाद एडल्ट बन जाएगा। नाउ इन्होंने पूछा क्या है, विच सेक्स क्रोमोसोम वुड बी फाउंड इन द सेल्स फ्रॉम 1 to 4, यानी 1 2 3 4, इनमें वो कौन से सेक्स क्रोमोसोम होने चाहिए अगर ये जो जाइगोट बनाना है ये कौन सा बनाना है, ये मेल बनाना है। अब देखिए मेल का जो जीनोटाइप है वो है X और Y, ठीक है। तो अगर इसे X और Y बनना है तो एक तरफ से X आना चाहिए और एक तरफ से Y आना चाहिए। अब आपको पता है Y जो आता है वो मेल गैमेट से आएगा तो इसमें Y होना चाहिए, और X जो आएगा वो फीमेल गैमेट से आएगा तो इसमें X होना चाहिए। यहाँ तक की बात तो सिंपल है, यानी 3 के अंदर क्या होना चाहिए, 3 के अंदर Y होना चाहिए, ठीक है। तो आपका आंसर B नहीं है और D नहीं है, और जो 4 है उसके अंदर X होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों के अंदर दिया हुआ है। अब कंफ्यूजन जो आएगा ना वो आएगा 1 और 2 पे, क्या इसके अंदर भी Y और X होने चाहिए या फिर इनका जो जीनोटाइप होना चाहिए वो XY और XX होना चाहिए। तो बहुत मज़े का क्वेश्चन है वैसे ये। देखिए जो प्लांट है ना स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफाइट है, ये होता है डिप्लॉइड, ये होता है डिप्लॉइड, ठीक है। तो इसके पास X भी होगा Y भी होगा, यानी XX होगा और XY होगा, ठीक है। इसके पास पूरे क्रोमोसोम होंगे। लेकिन जो स्पोर बनते हैं ना, अगर आपको ये याद हो कि प्लांट्स के अंदर मियोसिस कब होता है, एनिमल्स के अंदर जो मियोसिस होता है वो गैमेट्स बनते वक्त होता है, प्लांट्स के अंदर जो मियोसिस होता है वो स्पोर बनते वक्त होता है। इसका मतलब यहाँ जो प्रोसेस हुआ है यहाँ पर मियोसिस हुआ है। तो अगर मियोसिस हो गया तो X और Y दोनों नहीं आ सकते, और X और X दोनों नहीं आ सकते, तो इसके अंदर Y होगा और इसके अंदर X होगा। तो जिसमें सेल नंबर 1 के अंदर Y दिया हुआ है और सेल नंबर 2 के अंदर X दिया हुआ है, सेल नंबर 3 के अंदर Y और सेल नंबर 4 के अंदर X दिया हुआ है, वो हमारा करेक्ट आंसर है। जिसको ये नहीं पता कि प्लांट्स में जब स्पोर्स बनते हैं तब मियोसिस होता है, वो ये वाला आंसर लगा के आ जाएगा जो कि इनकरेक्ट है। Now what is the role of centriole during meiosis in animal cell? तो सेंट्रियोल का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ना ये ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि उनसे क्या बनाया जा सके, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर वो फाइबर्स होते हैं जो क्रोमोसोम्स को आकर पकड़ लेते हैं मियोसिस के दौरान भी, माइटोसिस के दौरान भी, और क्रोमोसोम्स को एक ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं जिसकी वजह से वो बीच से स्प्लिट होते हैं। नाउ इन द टेबल अ टिक इंडिकेट्स, जो टिक है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये स्ट्रक्चर्स जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, और जो क्रॉस है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये आइडेंटिकल नहीं है। तो आपने सही ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है। इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि देखिए जेनेटिकली चूँकि ये माइटोसिस मियोसिस से रिलेटेड दिया हुआ है तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। माइटोसिस जो होता है ना उसके नतीजे में एग्जैक्ट कॉपीज़ बनती है, तो जेनेटिकली आइडेंटिकल होने का मतलब है कि ये माइटोसिस के नतीजे में बना है, और जो भी चीज़ मियोसिस के नतीजे में बनी है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होगी बल्कि वो जेनेटिकली डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि मियोसिस के नतीजे में होता है क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर जब भी होती है तो वेरिएशन आती है, तो वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होता है। अच्छा, इसके बावजूद भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो सबसे पहले चले जाएं आप इसके ऊपर। इस इंसानों के अंदर जो स्पर्म्स हैं, इंसानों के अंदर क्या या मेल के अंदर जो स्पर्म्स हैं क्या वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं? नहीं। अगर आपने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि जो मेल होता है इंसानों के अंदर या ज़्यादातर एनिमल्स के अंदर वो मेल जो होता है वो हेट्रोगैमेटिक होता है, यानी वो जो गैमेट्स प्रोड्यूस करता है वो डिफरेंट तरह के होते हैं। क्या रीज़न है? हमारे इंसानों के अंदर भी जो मेल होता है उसके पास 22 ऑटोसोम्स होते हैं, और जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसमें एक X होता है और एक Y होता है, 44 होता है, 44 ऑटोसोम होता है। अब इसमें जो गैमेट्स बनेंगे तो एक तरफ 22 ऑटोसोम जाएंगे, दूसरी तरफ भी 22 ऑटोसोम जाएंगे। सेक्स क्रोमोसोम में से एक तरफ X जाएगा और एक तरफ Y जाएगा। तो देखिए ये वाला गैमेट और ये वाला गैमेट डिफरेंट है। तो अगर आपको सिर्फ यही पता है ना कि इंसानों के अंदर जो स्पर्म्स हैं या मेल के अंदर जो स्पर्म्स हैं वो डिफरेंट तरह के प्रोड्यूस होते हैं, यानी वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते, तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी तीनों में यस दिया हुआ है, यानी वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। इसमें दिया हुआ है कि नहीं, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते। ब्रदर एंड सिस्टर ट्विन, अगर वो ब्रदर एंड सिस्टर हैं तो उनका जेंडर क्या हो गया? उनका जेंडर डिफरेंट हो गया। जब जेंडर डिफरेंट हो गया इसका मतलब उनके पास जो क्रोमोसोम है वो डिफरेंट है। इसका मतलब ये मोनोजाइगोटिक ट्विन्स नहीं है बल्कि ये डाइजाइगोटिक ट्विन्स है, तो ये भी जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते। पॉलन ग्रेन्स इन द सेम एंथर, पॉलन ग्रेन्स जो बन रहे हैं अभी हमने देखा कि उससे पहले हमारे पास माइक्रोस्पोर बनता है। जो माइक्रोस्पोर बनता है वो बनता है मियोसिस के नतीजे में, और मियोसिस के नतीजे में क्रॉसिंग ओवर होता है, तो ये भी जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होंगे। सीड्स इन द सेम फ्रूट, जो सीड बनता है वो बनता है हमारे पास किससे? जो उनकी फर्टिलाइजेशन है, स्पर्म और एग की जो फर्टिलाइजेशन है,
और जो स्पर्म और एग बनते हैं वो बनते हैं क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में, मियोसिस के नतीजे में। तो उसके नतीजे में डिफरेंट टाइप के स्पर्म डिफरेंट टाइप के ओवम के साथ फ्यूज़ होंगे, तो जो सीड्स बनेंगे किसी भी फ्रूट के अंदर वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होंगे। ट्यूबर्स ऑन अ पोटैटो प्लांट के अंदर जो ट्यूबर्स होते हैं वो बेसिकली सोमैटिक पार्ट होता है, वेजिटेटिव पार्ट होता है, वो माइटोसिस के नतीजे में बनता है। तो वो एक ऐसा पार्ट है जो कि सारे के सारे एक जैसे होंगे क्योंकि सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होता है। बाकी जो यहाँ पर चार्ट दिए हुए हैं वो उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ भी होता है और ये मियोसिस के नतीजे में बनते हैं, तो वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 60 है कि द जीनोटाइप ऑफ अ ह्यूमन जाइगोट विल डिफर फ्रॉम दैट ऑफ बोथ पेरेंट्स। किसी भी पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं तो उनका जो जीनोटाइप होता है वो डिफरेंट होता है पेरेंट्स से। उसका रीज़न इन्होंने पूछा है कि इनमें से वो कौन सी चीज़ है जो कि इसमें हेल्प नहीं करती है, जिसका इसमें कोई अमल दखल नहीं होता। यानी 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका अमल दखल होता है लेकिन एक चीज़ ऐसी है कि जिसका अमल दखल नहीं होता। तो पहला जो ऑप्शन है वो है क्याज़मेटा अकरिंग ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस के दौरान जो है वो क्याज़मेटा बनते हैं। ये वो पॉइंट्स होते हैं कि जहाँ पर क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज जो है ना वो करते हैं, कंटेंट एक्सचेंज करते हैं। तो इससे जीनोटाइप के ऊपर असर पड़ता है क्योंकि कुछ जीन्स जो है वो मूव करके एक होमोलोगस क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर चली जाती हैं, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो अगर पेरेंट के पास एक क्रोमोसोम ऐसा था कि जिसके ऊपर जो आई कलर की इंफॉर्मेशन थी वो ब्राउन थी, जो हाइट की इंफॉर्मेशन थी वो टॉल थी, जो हेयर कलर की इंफॉर्मेशन थी वो ब्लैक थी, ठीक है, और बस ये 3 कैरेक्टर ले लेते हैं। और दूसरा क्रोमोसोम ऐसा था कि जिसके ऊपर जो आई कलर की इंफॉर्मेशन थी वो ब्लू थी, जो हाइट की इंफॉर्मेशन थी वो डॉर्फ थी, और जो हेयर कलर की इंफॉर्मेशन थी वो सपोज रेड थी। और अगर इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है, जहाँ पर क्याज़मेटा बनते हैं वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है, तो हो सकता है ये वाला उठ के यहाँ आ जाए। तो जब सिर्फ ये वाला उठ के यहाँ आएगा तो इससे जो जीनोटाइप बनेगा इस क्रोमोसोम का वो ये होगा कि ब्लू आई कलर के साथ टॉल और इसके साथ साथ ब्लैक हेयर कलर। तो ये डिफरेंट जो है ना वो कॉम्बिनेशन बन गया, डिफरेंट जीनोटाइप। इससे जो बेबी प्रोड्यूस होगा उसका जीनोटाइप पेरेंट्स से डिफरेंट होगा। म्यूटेशन, बिल्कुल म्यूटेशन हो सकती है। अगर इनमें से कोई जीन काम करना बंद कर दे तो उससे जीनोटाइप के अंदर चेंज आ सकता है। रैंडम कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स जो है वो रैंडमली कंबाइन हो सकते हैं। एक गैमेट जिसके अंदर डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, दूसरा गैमेट जिसके अंदर डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, वो आपस में कंबाइन होकर एक नया कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का जो जीनोटाइप है या जाइगोट का जो जीनोटाइप है वो पेरेंट्स से डिफर करता है। तो ये 3 चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं। डोमिनेंट जीन की प्रेजेंस से जीनोटाइप जो है ना वो अफेक्ट नहीं होता। ऑब्वियसली इससे फिनोटाइप के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। कुछ जीन्स अगर डोमिनेंट ज़्यादा आ गई हैं तो डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, बट इससे जीनोटाइप के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। जीनोटाइप जो है वो इन 3 चीज़ों से अफेक्ट होता है। नाउ द डायग्राम शोज एन इंटरजेनेरिक क्रॉस परफॉर्म इन अ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, 2 डिफरेंट जीनस से के जो मेंबर्स हैं उन्हें आपस में क्रॉस करवाया गया है। एक ब्रासिका है और एक रैफिनस है। तो ये पेरेंट्स हैं, इनका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 18 है, इसका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो भी 18 है। गैमेट्स बने तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 9 आ गए। मियोसिस के नतीजे में इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 9 आ गए। जब ये दोनों फ्यूज़ हो गए तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोबारा से 18 हो गया। नाउ ये F1 जनरेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन व्हाई द F1 हाइब्रिड प्लांट वर स्टेराइल। ये जो F1 जनरेशन के अंदर जो प्लांट बने, इन्होंने जब इन्हें आप आगे रिप्रोड्यूस करवाने की कोशिश की तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सके, तो यानी वो स्टेराइल थे। इन्होंने रीज़न पूछा है, तो रीज़न क्या हो सकता है भाई? नॉन डिस्टिंक्शन अकर इन पेरेंटल गैमेट फॉर्मेशन। नॉन डिस्टिंक्शन नहीं हुई है। नॉन डिस्टिंक्शन अगर होती तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर आपको फ़र्क नज़र आता। इसमें 18 क्रोमोसोम है, इसमें 9 क्रोमोसोम आए हैं, कोई नॉन डिस्टिंक्शन नहीं हुई। यहाँ पे भी 18 क्रोमोसोम थे, आधे होकर 9 क्रोमोसोम आए, कोई नॉन डिस्टिंक्शन नहीं हुई। देयर वाज एन ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द गैमेट। क्रोमोसोम के अंदर ऑड नंबर ही होता है। हमारे पास 46 क्रोमोसोम है तो हमारे गैमेट्स के अंदर 23 होता है। द क्रोमोसोम ऑफ द F1 हाइब्रिड कुड नॉट फॉर्म होमोलोगस पेयर्स ड्यूरिंग मियोसिस। नाउ दिस इज द राइट आंसर। क्या मतलब है इसका भाई? देखिए, आपको पता है कि अब जब ये जो बच्चा बना है, अब इसके अंदर जब गैमेट्स बनेंगे तो वो मियोसिस के नतीजे में बनेंगे। मियोसिस में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो एक दूसरे के साथ आकर क्या बनाते हैं, वो एक दूसरे के साथ आकर पेयरिंग बनाते हैं। अब पेयर्स बनाने के लिए होमोलोगस क्रोमोसोम्स का होना लाजमी है। होमोलोगस क्रोमोसोम तब आते हैं जब सेम स्पीशी के मेंबर्स आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो डिफरेंट स्पीशी ने आपस में रिप्रोडक्शन किए, तो इसके जो क्रोमोसोम है वो इसके क्रोमोसोम के साथ होमोलोगस नहीं है। तो जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम आकर पेयर नहीं बनाएंगे तो जो क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना वो सेम नहीं होगी। जब क्रोमोसोम की डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होगी तो जो मेंबर्स बनेंगे, आगे जो बेबीज़ बनेंगे वो स्टेराइल होंगे, या उसके जो गैमेट्स बनेंगे वो स्टेराइल होंगे। आगे तो बनेंगे ही नहीं, ये खुद स्टेराइल होंगे क्योंकि इनके जो गैमेट्स हैं वो वायबल नहीं होंगे। क्योंकि लाजिम है जो वायबल गैमेट होता है उसके लिए लाजिम है कि हर होमोलोगस क्रोमोसोम की एक एक कॉपी जो है ना वो गई हो। कोई भी होमोलोगस क्रोमोसोम अगर मिसिंग हो तो जो गैमेट होता है वो वायबल नहीं होता और इससे जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। नाउ व्हाट हैपेंस टू क्रोमोसोम
इन प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। तो प्रोफेज 1 जो होता है, चाहे मियोसिस का हो चाहे माइटोसिस का हो, उसके स्टार्ट में जो क्रोमोसोम नज़र आते हैं वो क्रोमैटिन नेटवर्क की फॉर्म में नज़र आते हैं, फिर वो बारीक बारीक होकर सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद इन दी एंड वो कंडेंस और थिक हो जाता है। तो ये शॉर्टन और विजिबल जो है ना, ये होता है बेसिकली जब प्रोफेज 1 एंड हो रहा होता है, चाहे मियोसिस का हो चाहे माइटोसिस का हो। नाउ दे आर फॉर्म्ड बाय रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये इंटरफेज में होता है, दे अटैच द स्पिंडल फाइबर, ये मेटाफेज में होता है, दे डिवाइड टू फॉर्म क्रोमैटिड्स, ये भी जो है वो इंटरफेज के अंदर होता है। Now the diagram shows anaphase 1 of meiosis. This is anaphase 1. Which diagram shows metaphase 2? तो देखिए एनाफेज 1 है, अब ये डिवाइड हो जाएगा सेल, ठीक है, ये वाले जो 2 क्रोमोसोम है एक तरफ चले जाएंगे और ये वाले 2 क्रोमोसोम एक तरफ चले जाएंगे। उसके बाद शुरू होगा प्रोफेज 2, यानी मियोसिस 2 स्टार्ट होगा। तो उसका पहला फेज जो होगा वो प्रोफेज 2 होगा, वो 2 क्रोमोसोम से स्टार्ट होगा। तो ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है ये प्रोफेज की है। अच्छा, ये वाली जो डायग्राम आपको नजर आ रही है ये इसी का आगे वाला स्टेज है, ये एनाफेज है, ठीक है, ये इसी का एनाफेज है। जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएंगे तो ये आंसर नहीं है और ये आंसर नहीं है। अब ये जो 2 आपको नजर आ रहे हैं, देखिए 2 सेल बने ना, ये वाला एक सेल बना, ये वाला दूसरा सेल बना, तो ये दोनों सेल दिखाए इन्होंने। तो ये जो दोनों सेल हैं, इन दोनों के अंदर आपको जो क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं वो मिड में नजर आ रहे हैं। तो ये दोनों मेटाफेज की डायग्राम हो सकती हैं, लेकिन इनमें से एक जो है ना उसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है, अच्छा ये डायग्राम इतनी अच्छी क्लियर नहीं है, बट बेसिकली आपको जो इसके अंदर ढूंढना है वो ये ढूंढना है कि जो क्रोमोसोम की हालत दी हुई है वो कैसी दी हुई है। फॉर एग्जांपल अगर एक क्रोमोसोम आपको ऐसा दिया हुआ है, एक क्रोमोसोम अगर आपको ऐसा दिया है तो इसको हम बिल्कुल डार्क कर देते हैं, सिर्फ इसके कुछ एरियाज जो है ना वो लाइट छोड़ देते हैं, ठीक है, जहां पर हम दिखा रहे हैं कि क्रॉसिंग ओवर हुई है, ये वाला एरिया जो है हम लाइट छोड़ देते हैं, ठीक है जी। और इस पूरे को डार्क कर देते हैं और ये हमारे पास दूसरा क्रोमोसोम है, इसको हम पूरा लाइट छोड़ देते हैं और ये वाला एरिया इसका डार्क कर देते हैं। तो बेसिकली ये क्रॉसओवर के बाद की हालत जो है ना ये आपने आइडेंटिफाई करनी है इसके अंदर। डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है, इतनी क्लियर नहीं है, बट इसी के बेसिस के ऊपर ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व होगा कि आप क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में देखें तो इसका ये वाला पार्ट उठ के यहाँ चला गया और इसका ये वाला पार्ट उठ के यहाँ चला गया और यहाँ का जो पार्ट है ये उठकर यहाँ आ गया। अच्छा, अब अगर आप इस डायग्राम के ऊपर गौर करें तो जो डिवीजन हुई है वो इस प्लेन के अंदर हुई है, ठीक है, तो ये और ये एक सेल में जाएंगे और ये एक सेल में जाएंगे। तो आपने सिर्फ ये देखना है यहाँ पे कि किस सेल के अंदर जो प्रॉपर क्रोमोसोम्स जो हैं वो दिखाए गए हैं। अब अगर आप गौर करें इस डी वाले ऑप्शन के अंदर, तो डी वाले ऑप्शन के अंदर मुझे एक डार्क क्रोमोसोम नज़र आ रहा है, ठीक है, ये डार्क क्रोमोसोम जो है ये वाला क्रोमोसोम है। अब इसके साथ ये वाला क्रोमोसोम जाना चाहिए था जो पूरा लाइट हो लेकिन उसका एक छोटा सा पार्ट जो है ना वो डार्क हो, लेकिन यहाँ पर जो मुझे क्रोमोसोम नज़र आ रहा है वो ये वाला क्रोमोसोम नज़र आ रहा है कि जिसका एक जो क्रोमैटिड है वो तो बिल्कुल लाइट है और दूसरे क्रोमैटिड के जो एंड्स हैं वो डार्क हैं। तो बेसिकली इन्होंने ये वाले जो 2 क्रोमोसोम हैं इनको एक साथ लगा दिया, ये कभी भी नहीं हो सकता, ये वाले जो 2 क्रोमोसोम हैं ये एक साथ गए हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों होमोलोगस है तो ये दोनों एक साथ नहीं जा सकते थे, तो ये इनकरेक्ट हो गया यहाँ से। इस वाले के अंदर करेक्ट दिया हुआ भी है लेकिन ऊपर वाले के अंदर इनकरेक्ट दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वो डार्क क्रोमोसोम है कि जिसका हल्का सा पार्ट लाइट है, ये वाला क्रोमोसोम है, और ये वाला जो क्रोमोसोम है ये वाला क्रोमोसोम है कि जिसका एक जो क्रोमैटिड है वो लाइट है और एक क्रोमैटिड के जो एंड्स हैं वो डार्क है। तो ये नीचे वाले आ गए। इसमें अगर आप देखें तो ये वाला जो क्रोमोसोम है ये वाला क्रोमोसोम है, ठीक है, डार्क वाला कि जिसके दोनों एंड जो हैं वो लाइट हैं, और ये वाला जो क्रोमोसोम है जिसकी एक टंग जो है उसके ऊपर कलर हुआ हुआ है। तो ये वाला जो आंसर है वो करेक्ट है, इसमें करेक्ट एक्सचेंज दिखाया हुआ है, ये इनकरेक्ट एक्सचेंज की वजह से जो है ये गलत हो जाता है। तो बी जो है ना हमारे पास करेक्ट आंसर है। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम? तो ये पहले भी आ चुका है कि दे हैव द सेम सीक्वेंस ऑफ जीन, इनके पास सेम कैरेक्टर की जीन्स जो हैं वो लगी होती हैं सेम लोकस के ऊपर। ऑल्दो इन्फॉर्मेशन डिफरेंट हो सकती है, एलीज डिफरेंट हो सकती है, बट जो कैरेक्टर है वो सेम होता है। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 65 है, द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट वाज कैरीड आउट। हैप्लॉइड सेल्स लिए इन्होंने जिसके अंदर 3 क्रोमोसोम्स है, ठीक है, तो ये हमारे पास एक हैप्लॉइड सेल है जिसके अंदर हमारे पास ये 3 क्रोमोसोम है। फिर उन्होंने क्या किया, दे वर ग्रोन इन अ मीडियम कंटेनिंग रेडियो एक्टिव थायमीन, सो ऑल द डीएनए वाज लेबल। इन्होंने ग्रो करवाया इसे रेडियो एक्टिव थायमीन के अंदर, जिसकी वजह से इसका जो पूरा डीएनए था वो लेबल हो गया, यानी पूरा का पूरा डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया। तो रेडियो एक्टिव का उन्होंने डार्क से शो किया है, तो हम इसको स्टार्ट से ही डार्क कर देते हैं कि इसके अंदर जो थायमीन मौजूद है, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन के अलावा जो थायमीन मौजूद है
वो रेडियो एक्टिव है, ठीक है, तो इसको हमने पूरा डार्क कर दिया। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, सेल्स इन दी अर्ली इंटरफेस वर देन ट्रांसफर टू अ मीडियम। अब इस सेल को डिवाइड करवाना चाह रहे हैं ये, तो इंटरफेस जो है, जिस वक्त सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है उसके शुरू में ही इन्होंने क्या किया, इसको ट्रांसफ़र कर दिया एक ऐसे मीडियम के अंदर कि जहाँ पर थायमीन नहीं था, सॉरी रेडियो एक्टिव थायमीन नहीं था, नॉर्मल थायमीन था। आपको पता है कि इंटरफेस के अंदर जाने के बाद हर क्रोमोसोम अपनी कॉपी बनाता है, तो ये वाला क्रोमोसोम भी अपनी कॉपी बनाएगा, ठीक है। तो ये पुराना वाला क्रोमेटिड है जिसके अंदर रेडियो एक्टिव है, और ये नया वाला है कि जिसके अंदर रेडियो एक्टिव थायमीन नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों क्रोमोसोम ने अपनी अपनी कॉपी बना ली, एक कॉपी पुरानी वाली है जिसके अंदर रेडियो एक्टिव थायमीन है, और एक कॉपी नई वाली है कि जिसके अंदर रेडियो एक्टिव थायमीन नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि डीएनए की रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होती है। अच्छा, इसमें से इन्होंने क्या किया, बहुत सारे सेल ऐसे बने, इन्होंने एक सिंगल सेल लिया और उसे आइसोलेट करने के बाद उसे डिवाइड करवाया। ये वाला सेल डिवाइड हुआ और डिवाइड होने के बाद इससे दो सेल बने। जो दोनों डॉटर सेल्स हैं उनको इन्होंने क्या किया, मेटाफेज तक जाने दिया और उसके बाद उन्होंने फिक्स कर दिया उन्हें, और उसके बाद उन्होंने इंस्पेक्ट किया रेडियो एक्टिविटी के लिए। देखिए भाई, पहले क्या था, एक इन्होंने हैप्लॉइड सेल लिया कि जिसके अंदर 3 क्रोमोसोम्स थे और उसे ग्रो करवाया एक ऐसे मीडियम में कि जहाँ पर रेडियो एक्टिव थायमीन था, जिसकी वजह से उसका पूरा डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया। उसके बाद इन्होंने इस सेल को डिवाइड करवाने के लिए डिवीजन इसकी स्टार्ट करवाई, लेकिन ऐसे मीडियम के अंदर डिवीजन स्टार्ट करवाई जहाँ पर रेडियो एक्टिव थायमीन नहीं था। तो हर क्रोमोसोम ने जो अपनी कॉपी बनाई वो नॉर्मल थायमीन वाली थी, तो एक एक कॉपी रेडियो एक्टिव थायमीन वाली है और एक एक कॉपी नॉर्मल थायमीन वाली है। अब जब ये सेल डिवाइड करेगा तो डिवाइड होने के बाद इसके आधे क्रोमोसोम इधर चले जाएंगे, आधे क्रोमोसोम इधर चले जाएंगे, ठीक है। तो हम किसी भी उसमें ले लेते हैं, सपोज हम ये तीनों जो हैं, तीनों रेडियो एक्टिव वाले जो हैं वो एक तरफ ले लेते हैं और तीनों नॉर्मल वाले एक तरफ ले लेते हैं सपोज। वैसे तो कोई भी कहीं भी जा सकता है, बट हम फॉर सिंप्लीफिकेशन यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। 3 रेडियो एक्टिव इधर आ गए और 3 नॉर्मल इधर आ गए। अच्छा, अभी कहानी यहाँ पर रुकी नहीं, इन्होंने क्या किया, इन दोनों सेल्स को आगे डिवाइड होने दिया। ये माइटोसिस हो रहा है, इन दोनों सेल्स ने दोबारा से डिवीजन स्टार्ट कर दी, और डिवीजन स्टार्ट कर दी, और जब ये मेटाफेज पे पहुंचे तब इन्होंने इनकी डिवीजन को रोक दिया। तो जब ये डिवीजन स्टार्ट करेंगे तो ये दोबारा से क्या करेंगे, ये दोबारा से इंटरफेस से गुजरेंगे। जब ये इंटरफेस से गुजरेंगे तो ये अपने क्रोमोसोम की क्या बनाएंगे, कॉपी बनाएंगे। तो इन्होंने भी अपने क्रोमोसोम की कॉपी बनाई, इसको हम आगे बना लेते हैं, कहाँ गया, इसको हम आगे बना लेते हैं। तो ये वाला सेल था, इसने अगेन अपने क्रोमोसोम की कॉपी बनाई। अच्छा, अब जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट नॉर्मल थायमीन वाला है, ठीक है, क्योंकि दोबारा से आपने रेडियो एक्टिव में नहीं डाला। तो ये रेडियो एक्टिव वाला पुराना वाला क्रोमेटिड, इन तीनों ने अपनी नॉर्मल वाली कॉपीज बना ली। और ये दूसरा सेल है कि जिसके अंदर नॉर्मल थायमीन वाले डीएनए था, तो इन्होंने भी अपनी कॉपी बनाई। तो इनकी दोनों कॉपीज क्या हैं, इनकी दोनों कॉपीज नॉर्मल वाली हैं। अब इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा ये है कि ये 2 सेल्स हैं, ये डॉटर सेल 1 है और ये डॉटर सेल 2 है, ये दोनों सेल्स हैं, ये मेटाफेज के ऊपर रुके हुए हैं, ये वाली इनकी हालत है। अब हमें बता दें कि वो कौन से सेल्स हैं जो करेक्टली इन्होंने रेडियो एक्टिविटी के लिए चेक किया है। अब हमें बता दें कि ये इनमें से वो कौन सा सीक्वेंस है जो कि हमें करेक्टली बताता है कि इस वक्त इनकी रेडियो एक्टिविटी की हालत क्या होगी। तो सबसे पहले अगर आप गौर करें तो इस सेल के अंदर 6 क्रोमेटिड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। इस सेल के अंदर भी 6 क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है। तो डॉटर सेल 1 के अंदर 6 क्रोमेटिड हैं, 2 दिए में 2 दिए में 2, ये 6 हो गए, 2 2 2 6 हो गए। अच्छा, दूसरी बात क्या है, हमारे पास कितने नॉर्मल हैं, 1 2 3 और ये वाले 6 नॉर्मल हैं। तो 9 हमारे पास ऐसे हैं जो नॉर्मल है और 3 हमारे पास ऐसे हैं जो रेडियो एक्टिव है। तो सबसे पहले आपने ये ढूंढना है कि कौन से ऑप्शन के अंदर सिर्फ 3 जो है ना वो रेडियो एक्टिव दिए गए हैं। तो अगर आप इस ऑप्शन को देखें तो 1 रेडियो एक्टिव, 2 3 4 5 6 रेडियो एक्टिव क्रोमेटिड्स नहीं हैं, हमारे पास 3 है। इस ऑप्शन के अंदर अगर आप देखें तो 1 2 3, इसके अंदर 3 दिए हुए, ये करेक्ट आंसर है। इसके अंदर अगर आप देखें तो 2 4 6 हमारे पास रेडियो एक्टिव नहीं है, यहाँ पर भी 6 दिए हुए हैं। तो जिसमें 3 रेडियो एक्टिव क्रोमेटिड्स दिए हुए हैं वो हमारे पास करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसमें से तीनों एक जगह भी जा सकते हैं। हो सकता है जैसे हमने एक सेल में भेजे तीनों, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें 1 क्रोमेटिड जाए उसमें 2 रेडियो एक्टिव चले जाएं, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें 2 रह जाए उसमें 1 चला जाए। बट हमें ओवरऑल ढूंढना है कि कितने रेडियो एक्टिव हैं और कितने नॉर्मल हैं। सो दिस इज हाउ यू विल रीच द आंसर। Now question number 66 said the graph shows the amount of DNA present in the nuclei of cells undergoing division in a multicellular organism. तो ये DNA का कंटेंट है, डिप्लॉइड हालत थी, उसके बाद टेट्राप्लॉइड हो गया। यहाँ क्या हुआ, यहाँ इंटरफेज हुआ है, कॉपीज बनी है। उसके बाद ये डिवीजन स्टार्ट हुई, डिवीजन स्टार्ट होने के बाद ये आया
टीलोफेज में न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, तो दोबारा से नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ गया कहाँ पे, 2 पे। उसके बाद क्या हुआ भाई, हालत सेम रही, उसके बाद दोबारा एक और डिवीजन हुई है कोई, जिसकी वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम और हाफ हो गया है। तो इन्होंने पूछा है कि भाई नंबर ऑफ जो डीएनए कंटेंट है वो और हाफ हो गया है, तो इन्होंने पूछा है कि भाई ये क्या सीन हो रहा है। तो भाई ऑप्शंस के अंदर अगर आप देखें तो टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन पूछी है इन्होंने, उसके बाद पूछा है एक्स पर क्या हो रहा है और वाई पर क्या हो रहा है। तो देखें अगर ये सेल है हमारे पास कि जिसके अंदर सपोज कर ले 4 क्रोमोसोम है, तो इनिशियली ये 4 क्रोमोसोम इस हालत के अंदर थे, ठीक है। तो आपके पास डीएनए के कितने मॉलिक्यूल थे, 4, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर दो से कर लेते हैं, सपोज 2 हमारे पास इसके अंदर क्रोमोसोम से, तो 2 क्रोमोसोम में से हर क्रोमोसोम में 1 डीएनए का मॉलिक्यूल, तो हमारे पास 2 डीएनए के मॉलिक्यूल थे। उसके बाद क्या हुआ, ये गुजरा इंटरफेस से, ये 2 डीएनए के मॉलिक्यूल है। जब ये इंटरफेस से गुजरेगा तो ये हर क्रोमोसोम अपनी कॉपी बनाएगा। तो अब ये कितने हो गए, अब ये हो गए हमारे पास 4, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो था ये इंटरफेस था। इंटरफेस के बाद क्या हुआ, ये होती गई क्या कहते हैं डिवीजन, ये प्रोफेज स्टार्ट हुआ, फिर मेटाफेज स्टार्ट हुआ, फिर एनाफेज स्टार्ट हुआ, उसके बाद आया टीलोफेज। जब टीलोफेज हुआ तो ये बीच से डिवाइड हो गया, ठीक है, ये बीच से डिवाइड हो गया। अब डिवाइड होने के बाद होता क्या है, अगर तो ये माइटोसिस होगा तो एक क्रोमैटिड अलग जाएगा, इसमें से एक क्रोमैटिड अलग जाएगा। अगर माइटोसिस होगा तो ये वाली हालत होगी, तब भी इसके अंदर 2 डीएनए के मॉलिक्यूल होंगे, और अगर मियोसिस होगा तब ये वाली हालत होगी। मियोसिस अगर होगा तो ये वाली हालत होगी। इनमें से एक पूरा का पूरा इधर चला जाएगा और एक पूरा का पूरा दूसरे में चला जाएगा, लेकिन तब भी कितने डीएनए के मॉलिक्यूल होंगे, 2। तो ये जो एक्स है ना, ये माइटोसिस भी हो सकता है, ये माइटोसिस का वो भी हो सकता है टीलोफेज, और ये मियोसिस का टीलोफेज भी हो सकता है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर कहीं पर भी खाली टीलोफेज नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये माइटोसिस नहीं हो रहा, इसका मतलब ये मियोसिस हो रहा है। तो ये टीलोफेज है, ये हमें पता है, तो ये टीलोफेज 1 है, ठीक है। तो ये वाला आंसर हमें पता लग गया, करेक्ट है। आगे देख लेते हैं, ये वाला जो सेल है, ये वाला जो सेल है कि जिसके अंदर ये होमोलोगस क्रोमोसोम गया है एट द एंड ऑफ टीलोफेज 1, अब जब ये दोबारा डिवीजन करेगा तो ये बीच से क्रोमोसोम टूटेगा। जब ये बीच से क्रोमोसोम टूटेगा तो एक डीएनए का मॉलिक्यूल इधर जाएगा, एक डीएनए का मॉलिक्यूल इधर जाएगा। तो देखें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 2 से 1 हो गया, डीएनए का जो कंटेंट है वो और भी हाफ हो गया, यानी पहले डिप्लॉइड था, फिर टेट्राप्लॉइड हुआ, फिर डिप्लॉइड हुआ, और फिर हैप्लॉइड हो गया, यानी ये गैमेट बना है। तो ये टीलोफेज 2 है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, अल्बिनिज्म इंसानों में रिसेसिव एलील से कंट्रोल होता है, कितनी कॉपीज मिलेंगी, तो इसका आंसर 2 है, ठीक है, ये मैं समझा चुका हूँ पहले। नाउ एन ऑर्गेनिज्म हैज अ जीनोम विद 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, 4 पेयर हमें नजर आ रहे हैं, ये एक जोड़ी है, ये दूसरी जोड़ी है, ये तीसरी जोड़ी है, ये चौथी जोड़ी है। अ सेल फ्रॉम दिस ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग डिवीजन इज शोन, ये दिखाया हुआ है डिवीजन, जो है ना डिवीजन का कोई स्टेज है, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए आपको नजर आ रहा है कि क्रोमोसोम अभी पूरे के पूरे मौजूद हैं, जो सेंट्रियोल हैं वो 2 मौजूद हैं यहाँ पर, एक की तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सलामत है। तो बेसिकली ये प्रोफेज है। किसका प्रोफेज है ये अगर आपने पता लगाना है तो देख लें भाई, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। जब एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं इसको हम पेयरिंग कहते हैं, साइनाप्सिस कहते हैं। तो ये मियोसिस के अंदर होता है, ये मियोसिस 1 का प्रोफेज है। अगर प्रोफेज 2 होता है मियोसिस का तो क्रोमोसोम इस हालत में आपको नजर नहीं आते। Now between which 2 phases in meiosis do identical centromeres start to separate? ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, मियोसिस 1 जो होता है उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। तो मियोसिस 1 जो है ना उसके अंदर जो सेंट्रोमेयर है वो डिवाइड नहीं होता, वो सेपरेट नहीं होता। तो मेटाफेज 1 जिसके अंदर भी 1 लिखा है वो आंसर नहीं है। अब आ जाते हैं मियोसिस 2। मियोसिस 2 के अंदर सेपरेशन होती है क्रोमैटिड्स की, ये जो क्रोमैटिड एक दूसरे के साथ अटैच है यहाँ पे, ये सेपरेट होते हैं मियोसिस 2 के अंदर। कौन से फेज के दौरान, मेटाफेज और एनाफेज के दौरान, ठीक है जी। द सेकंड डिवीजन ऑफ मियोसिस, ये भी आ चुका है पहले, क्या था इसका आंसर, क्रोमैटिड जो है ना वो जेनेटिकली डिफरेंट होता है। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, अ डिप्लॉइड सेल कंटेन 4 क्रोमोसोम, ठीक है जी, विच डायग्राम शोज द न्यूक्लियस एट प्रोफेज 2। मैंने बताया था प्रोफेज 1 अगर होगा ना तो क्रोमोसोम आपको नजर आएंगे पूरे, लेकिन 4 क्रोमोसोम है ना, तो अगर आपको पूरे 4 क्रोमोसोम डबल हालत में नजर आ रहे हैं इसका मतलब ये प्रोफेज 1 है। तो ये वाली जो डायग्राम दी हुई है प्रोफेज 1 है, 4 क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं डबल हालत में। जब मियोसिस 1 हो जाएगा, हमसे इसने पूछा है प्रोफेज 2 का, यानी मियोसिस 2 का, तो मियोसिस 1 हो चुका। जब मियोसिस 1 हो जाएगा ना तो इसमें से ये वाले जो 2 क्रोमोसोम है वो एक सेल में चले जाएंगे और ये वाले 2 एक सेल में, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। तो आपको हालत कुछ ऐसी नजर आएगी। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये वाली जो हालत है ये मियोसिस 2 के एंड में नजर आएगी आपको, ये वाली जो हालत है ये माइटोसिस के अंदर हमें नजर आती है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक जो है ये ख़त्म होता है।